हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोग आज के क्लास में दो टॉपिक कवर करेंगे यानी पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु जनन, जिसको अंग्रेजी में मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक का नाम है मादा योगमोद्भिद, जिसको हम लोग भ्रूणकोष भी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो शोक बोलते हैं यानी एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि जब पुष्प के नर जनन अंग पढ़ रहे थे तो उसमें एक वर्ड टॉपिक लिए थे जिसका नाम था लघु बीजाणु जनन। उसी का विपरीत में यहाँ पे है पुष्प के मादा जनन अंग में गुरु बीजाणु जनन। क्या गुरु बीजाणु जनन? तो हम लोग पहला टॉपिक की ओर चलते हैं और इसको पढ़ते हैं, तब दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु है क्या, तो इसको जानना है हम लोग को। तो इसको डिफिनेशन है कि गुरु बीजाणु मृत कोशिकाएं यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस सेल जो है, इसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, और अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका, इसको शॉर्ट में है एमएमसी, एमएमसी द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और कह रहा कि एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होने पर गुरु बीजाणु में कितना? तो 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं। कितना? तो 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं। यहाँ कह रहा है कि इन 4 गुरु बीजाणुओं में प्राय एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है यानी चलने योग्य होता है यानी सक्षम होता है, और 3 जो गुरु बीजाणु है जो बर्बाद हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। और जो सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है वही भ्रूणकोश की प्रथम सेल होता है। क्या होता है? प्रथम सेल होता है। और शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एक डायग्राम में समझेंगे यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको समझेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म है कि क्या एमएमसी, हमने आपको यहाँ क्या लिख रहा कि एमएमसी में, तो शॉर्ट में ले रहते हैं कि एमएमसी है, ये एमएमसी है जो सेल है, क्या है? कोशिका है, कोशिका है। इसके अंदर क्या हो गया? तो सेल डिवीजन हो गया यानी मियोसिस होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है कि एमएमसी यानी गुरु बीजाणु मृत कोशिका जो होता है जो द्विगुणित होता है। क्या होता है? तो द्विगुणित होता है। इसको हम लोग लिखेंगे 2n। ये एमएमसी है जो गुरु बीजाणु मृत कोशिका ही लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ क्या कर रहा कि 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं। कितने? 4 होते हैं। तो हम लोग 4 गुरु बीजाणु यानी 1 2 3 4 है, ये सब सेल है। क्या है? सेल है गुरु बीजाणु का। तो आपको बता रहे हैं कि जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये 4 गुरु बीजाणु को हम लोग क्या बोलेंगे? तो गुरु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो गुरु बीजाणु चतुष्क है। ये क्या है? चतुष्क है। और आपको पता होगा कि गुरु बीजाणु जो होता है जो अगुणित होता है। क्या? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। तो इसको हम लोग n से दर्शाते हैं। और यहाँ कह रहा कि 4 गुरु बीजाणु जो होते हैं जो प्राय एक ही सक्रिय होता है, तो एक ही सक्रिय होता है, तो इसको हम लोग यहाँ लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ लेंगे। अब बचा एक ये है जिसको हम लोग बड़ा बनाते हैं। क्या बड़ा? ये है जो सेल है, जो सक्रिय सेल है, जो गुरु बीजाणु है जो सक्रिय यानी कार्यशील गुरु बीजाणु है। ये इसको हम लोग लिखेंगे कार्यशील गुरु, कार्यशील गुरु बीजाणु। जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है वो भी अगुणित होता है, इसको भी हम लोग n में लिखेंगे। और ये 3 जो बचा, ये 3 है, जो ये मान लीजिए एक है, एक ये है और एक है, ये सब जो गुरु बीजाणु है जो क्या हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट हो जाते हैं तक
कैंसिल यानी गलत का चिन्ह, और ये जो है यानी सक्रिय जो बचता है जिसको हम लोग साइन लगाते हैं सही का। तो आपको फिगर से हमने डायग्राम से आपको बता दिया, यानी ये डायग्राम ही इतना में लिखा हुआ है। समझ में आया आप लोग को? ये डायग्राम ही है जो इतना में लिखा हुआ है। सोच के देखिए, करा गुरु बीजाणु द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जनन से ही लग रहा है इसमें, इस प्रोसेस के अंदर कोई चीज का उत्पादन होगा। तो ये तो गुरु बीजाणु का डिफिनेशन हो गया। मेन मुद्दा यहाँ से आ रहा है कि एमएमसी में यानी गुरु बीजाणु मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और होने पर गुरु बीजाणु जनन में 4 सेल बनता है, यानी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और इन 4 गुरु बीजाणु में प्राय एक ही गुरु बीजाणु जो होता है, यानी एक ही सेल यानी एक ही कोशिका जो होता है जो सक्रिय होता है यानी बचता है। और जो मादा युग्मक यानी भ्रूणकुश की प्रथम कोशिका होती है यानी फर्स्ट सेल होता है, तथा शेष 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं यानी बर्बाद हो जाते हैं। जो इस पूरे अथी को हमने इस डायग्राम से समझा दिया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। एक स्टार पॉइंट है जिसको लिखिएगा। ये टॉपिक बहुत छोटा था, इसलिए हमने आपको 2 टॉपिक आज कराएंगे। स्टार पॉइंट लिखने के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है भ्रूणकोश। स्टार पॉइंट में एक लिखिएगा जो छूट गया था अगली क्लास का, लिखिएगा बीजांड काय के बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में, क्या द्वारी क्षेत्र में प्राय एक अकेली यानी सिंगल गुरु बीजाणु मृत सेल होता है, यानी गुरु बीजाणु मृत कोशिका, जिसको हमने अभी मियोसिस करवाया, एमएमसी होती है। यह स्टार पर लिख लीजिएगा। यानी जो हमने अगला क्लास पढ़ाया था पहले पीछे, जिसमें बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में प्राय एक अकेली गुरु बीजाणु मृत कोशिका होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो एमएमसी यानी मेगास्पोरोजेनेसिस मदर सेल। इसका पूरा नाम है एमएमसी का मेगा स्पोरोजेनेसिस मदर सेल। अब हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूणकोश। इसी को हम लोग एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। अभी इसको मिटाते हैं आप। यानी भ्रूणकोश क्या है, इसका भी हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। भ्रूणकोश का डिफिनेशन क्या जानना, यानी जो गुरु बीजाणु जनन पढ़े हम लोग, उसमें एक सेल बचा जो भ्रूणकोश के लिए प्रथम सेल निर्माण करता है, यानी प्रथम सेल बनता है, तो वही है भ्रूणकोश। तब भ्रूणकोश को भी पढ़ना है। अब कि भ्रूणकोश क्या है, भ्रूणकोश जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। तो भ्रूणकोश होता है जो किस तरह का होता है,
तो भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक होता है जो अंडाकार होता है यानी गोलाकार होता है। और ये जो भ्रूणकोश होता है जो बहुकोशिकीय होता है यानी बहुत सारा इसके अंदर सेल होता है। यह बीजांडकाय में धंसा होता है। ये कहाँ होता है? तो बीजांडकाय में धंसा होता है। क्या होता है? धंसा होता है। बीजांडकाय हमने जो टॉपिक पढ़ाया था गुरु बीजाणुधानी, उसके अंदर एक बीजांडकाय भाग था उसका, जिसमें ये जो भ्रूणकोश है जो धंसा होता है। क्या होता है? धंसा होता है। और भ्रूणकोश जो बना होता है वो सेलुलोज के झिल्ली से भी ढका होता है यानी एक पतली होता है। यानी जो भ्रूणकोश होता है एक पतली और सेलुलोज के झिल्ली से ढका होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि यह एक अंडाकार और क्या होता है? बहुकोशिकीय। क्या होता है? तो बहुकोशिकीय संरचना होती है। और भ्रूणकोश बीजांडकाय में क्या है? तो बीजांडकाय में धंसी होती है। जो हमने गुरु बीजाणुधानी जो पढ़ाया था उसमें बीजांडकाय होता है, यहाँ पे होता था, उसमें वो धंसा होता है। क्या होता है? तो धंसा होता है। और तथा क्या? तथा भ्रूणकोश एक पतली और सेलुलोज से ढकी होती है। क्या करा कि जो भ्रूणकोश है यानी एम्ब्रियो सेक है यानी पुष्प के मादा युग्मक जो है एम्ब्रियो सेक, यह एक अंडाकार होता है। और दूसरा बहुकोशिकीय होता है यानी बहुत सारा इसके अंदर सेल होता है। और भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? तो बीजांडकाय में ये धंसा होता है। और भ्रूणकोश एक पतली और सेलुलोज से ढका होता है। क्या होता है? सेलुलोज से ढका होता है। आपको स्टार पॉइंट में आप लिखिएगा कि अधिकांशतः पुष्पी पादपों में से एक गुरु बीजाणुधानी कार्यशील रहता है जबकि अन्य 3 नष्ट हो जाता है। ये हमने आपको पहले भी बताया और इसमें भी लिख लीजिएगा। छोड़िए, लिखने कोई बात नहीं, आपको यहाँ लिख लीजिए। वहां पे अधिकांशता नहीं बताया था। अधिकांश पुष्पी पादपों में से एक गुरु बीजाणु ही कार्यशील रहता है यानी सक्रिय रहता है, कार्यशील रहता है। जबकि अन्य 3 क्या होता है? जबकि अन्य 3 अविकसित यानी डेवलप नहीं हो पाता यानी नष्ट हो जाता है, अभ्रष्ट हो जाता है। ये हमने इसलिए लिखा दिया कि एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है। ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, वहां पे देखिए यहाँ दिया हुआ है। टॉपिक है स्त्री मादा युग्मविद, हम लोग जो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अधिकांश पुष्पी पादपों में से गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित यानी नष्ट हो जाता है यानी बर्बाद हो जाता है। और एक और स्टार पॉइंट लिखिएगा, एक अकेले गुरु बीजाणु में एक अकेले कार्यशील
गुरु बीजाणु में गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो एक बीजाणुनुज विकास कहते हैं। क्या? एक बीजाणुनुज विकास कहते हैं। विधि को अर्थात विकास को एक बीजाणुज विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसके विपरीत में हमने आपको यहाँ कहा एक बीजाणुनुज विकास कहते हैं। इसके विपरीत में हम आप लोग को पढ़ाए थे मादा यानी पुष्प के नर जनन अंग में बीजाणु जन उत्तक। तो उसका विपरीत में यहाँ एक बीजाणुनुज विकास है। इसको भी लिखिएगा। यानी कह रहा कि एक अकेले कार्यशील यानी सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की यानी विधि को क्या कहते हैं? एक बीजाणुनुज विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। आपसे सवाल पूछ भी सकता है कोई, लेकिन आपको यह स्टार पॉइंट में हम आपको लिखा दिए हैं। चलिए हम आपसे एक छोटा सा इसी के अंदर आपसे सवाल पूछेंगे। आपको जो भी पढ़ाया है अभी आपसे सवाल पूछेंगे। हम सवाल कर रहे हैं कि बीजांड काय की कोशिका, थोड़ा सा समय लगेगा, बीजांड काय की कोशिका। दूसरा है गुरु बीजाणु मृत यानी शॉर्ट में लिखते हैं एमएमसी की कोशिका। तीसरा है क्रियाशील गुरु बीजाणु की कोशिका। और चौथा लास्ट बच रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भ्रूण कोश की कोशिका। ये चारों सवाल है जो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़िएगा। देखिए बीजांड काय की कोशिका, गुरु बीजाणु मृत कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मोद्भिद का की सूत्रहीनता क्या होगी यानी ये द्विगुणित है या अगुणित है। तो आपको पता होगा कि ये बीजांड काय कोशिका है यानी जो ये सेल है वो द्विगुणित है। इसका आंसर क्या होगा? द्विगुणित है। और ये है यानी एमएमसी है जो हमने बताया इसके पहले, ये भी द्विगुणित है यानी 2n है। क्या? 2n है। क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या बताए हम आपको कि अगुणित है। क्या है? अगुणित है। और भ्रूण कोश की कोशिका ये भी अगुणित है। ये हमसे एनसीईआरटी बुक में था तो इसलिए हमने करवा दिया। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, यानी जो पढ़ा रहे थे उस पे। यानी हमने भ्रूण कोश पढ़ा, ये अंडाकार होता है। क्या होता है? ये बहुकोशिकीय होता है। और यह बीजांड काय में धंसा होता है। और ये पतली भ्रूण कोश जो होता है जो पतली और सेलुलोज से भी ढका होता है, यानी इसकी झिल्ली से ढका होता है। अधिकांशतः पुष्पी पादपों में से एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है, जबकि अन्य 3 जो बचता है वो समाप्त हो जाता है यानी दहीन हो जाता है। और कह रहा है एक अकेले कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है एक बीजाणुनुज
विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब चलते हैं इसी के अंदर। अब भ्रूण कोश जो है, करा भ्रूण कोश के अंदर ये जो है एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं पाए जाता है। लिखिएगा, हम आपको बताइए कि भ्रूण कोश है जो बहुकोशिकीय है। तो बहुकोशिकीय देखिए कैसे है कि भ्रूण कोश के अंदर 7 क्या 7 सेल 7 कोशिकाएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिसमें बड़ी कोशिका कोशिकाएं मध्य में यानी बीच में, मध्य में। करा भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें बड़ी सेल होता है जो 7 कोशिका है, उसमें जो सबसे बड़ा सेल होता है जो मध्य में होता है यानी बीच में होता है। और 3 कोशिका कहाँ होता है? तो बीजांड द्वार। 3 कोशिका कहाँ होता है? तो 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ, और 3 बच रहा है। तो ये जो 3 होता है जो निभाग की तरफ होता है, और 3 निभाग की तरफ होता है। करा भ्रूण कोश के अंदर 7 सेल होता है। इसी कारण हमने आपको बताया कि भ्रूण कोश अंडाकार होता है और बहुकोशिकीय होता है, जिसमें बड़ी कोशिका सबसे बड़ा जो कोशिका होता है जो भ्रूण कोश के मध्य में होता है यानी बिटवीन में होता है यानी बीच में होता है। और 3 कोशिका बचा जो बीजांड द्वार की तरफ होता है, और 3 और बचा जो कहाँ होता है? तो निभाग की तरफ होता है। कहाँ होता है? निभाग की तरफ होता है। यानी जो हमने आपको गुरु बीजाणुधानी जो स्ट्रक्चर नहीं बताया था टॉपिक में, वो टॉपिक में निभाग की तरफ होता है 3 सेल, और जो बड़ी कोशिका होता है जो मध्य में होता है, और 3 बीजांड द्वार की तरफ होता है। और ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ा होता है। लिखिएगा, ये जो 7 कोशिकाएं हैं, ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्य तंतु के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो 7 सेल है जो अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि ये अन्य यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं। ये सब जो है जो एक जीव द्रव्य होता है यानी लिक्विड एक होता है जो सब आपस में कनेक्टेड होता है। तो कैसा होता है? तो देखिए किस तरह होता है, हम आपको बताते हैं। सब सेल आपस में सब कनेक्टेड होता है। क्या होता है? सब कनेक्टेड होता है। यानी ये जो सेल है ये इससे जुड़ा रहेगा जीव द्रव्य से, और ये इससे जुड़ा रहेगा, और ये इससे जुड़ा रहेगा, और ये इससे जुड़ा रहेगा, और ये इससे जुड़ा रहेगा। कितना सेल हो गया? 1 2 3 4 5 6, और ये इससे जुड़ा रहेगा। यानी सब कनेक्टेड होगा, यानी एक दूसरे से, यानी जो जीवद्रव्य है तंतु है, जीवद्रव्य तंतु के द्वारा सब यानी जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा, कनेक्टेड होता है। और इसी में है कि ये 8 केंद्रक पाए जाता है, यानी भ्रूणकोश में 8 केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। 8 केंद्रक पाया जाता है। भ्रूणकोश कितना बड़ा है समझिए आप लोग। इसके अंदर 7 सेल हुआ, और 7 सेल है, तब जब 7 गो सेल है तो हर सेल में तो केंद्रक होता ही है कोशिकाएं में। तो यही कह रहा है कि भ्रूणकोश में 8 यानी 7 में 8 केंद्रक पाया जाता है जो
चलिए अब हम लोग जो 7 सेल बताए हैं, जो 7 सेल बताए हैं आपको, वो सब को एक मेथड भाग में रख के हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ये सब था जो यहाँ हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि भ्रूण कोश की कोशिकाएं निम्नलिखित हैं। भ्रूण कोश की कोशिकाएं निम्न है। ये सातों सेल को कितने भाग में बांटा है? तो 3 भाग में बांटा है। कितना भाग में? 3 भाग में। अब समझिएगा कैसे। पहला है अंड उपकरण, अंड उपकरण। दूसरा क्या है? प्रतिव्यांस्यात, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख। और तीसरा क्या है? तीसरा है केंद्रीय कोशिकाएं। केंद्रीय कोशिकाएं, ये तीनों के अंदर ये 3 भाग है। इसी में सातों सेल हैं। इसमें है, इसमें। तो हम लोग पहले अंड उपकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंड उपकरण यानी एग एपरेटस। अंड उपकरण, अंड उपकरण। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, जो एनसीईआरटी से एकदम हूबहू मिलता जुलता रहेगा, और एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। कराए अंड उपकरण जो है, तो यह भ्रूण कोश, यह भ्रूण कोश में अंड द्वार, यह भ्रूण कोश में बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाला तीन कोशिकाओं का समूह है। तो 7 में से तो 3 अंड उपकरण के अंदर हो गया, और बचा 4। और जो 4 बचा वो है प्रतिमुख, उसमें भी 3 है, और केंद्रीय कोशिकाएं में सिर्फ 1 है। यहाँ कितना, इस भाग के अंदर कितना सेल है 7 में से? तो 3 है। अब लिखेंगे, इसके मध्य में एक अंड कोशिका है। इसके मध्य में एक अंड कोशिका यानी एग सेल अंड कोशिका, और पार्श्व में 2 सहायक कोशिका है। 2 सहायक कोशिका होती है, जो हम आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाते हैं। देखिएगा, ये है अंड उपकरण। क्या? अंड उपकरण। जो आपको देखिएगा, इसमें है एनसीईआरटी जो बुक है, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये अंड फिगर। आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिएगा। अंड उपकरण में एक जो सेल, अंड एक सेल है जो मध्य में है, और इसके नीचे यानी पीछे 2 सहायक कोशिका आपको दिख रहा होगा। ये है और ये है, यानी ये और ये है। हम आपको फिगर बता के बताएंगे, पहले इसको लिखते हैं। और लिख रहा है कि ये जो सहायक कोशिका है, सहायक
कोशिकाओं में पार्श्व हुक, क्या पार्श्व हुक यानी लेटरल, TERAL लेटरल हुक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एवं फिलीफॉर्म, क्या फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। यह कह रहा है कि यह भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाला 3 कोशिकाओं का समूह है। कौन? तो अंड उपकरण, जो हम आपको एनसीईआरटी में बताइए कि एक अंड सेल है और 2 सहायक कोशिका है। इसके मध्य में एक अंड सेल है, यानी जो भ्रूण कोश के सबसे बीच में होता है जो अंड सेल होता है यानी एग सेल होता है, और जो पीछे इसके होता है जो 2 सहायक कोशिका होता है, और सहायक कोशिका में पार्श्व हुक एवं फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। ये भी लिखिएगा। अभी हमने पढ़ लिया, अब लिखिएगा सहायक कोशिका के कार्य। सहायक कोशिका का कार्य क्या है, यानी ये सेल है जो भ्रूण कोश में क्या कार्य करता है। तो लिखिएगा पहला कार्य, बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? तो सहायक सेल करता है। बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है कौन? तो सहायक कोशिका। और दूसरा कार्य है कि प्राग नली यानी पॉलन ट्यूब, प्राग नली जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू अंग्रेजी में, पॉलन ट्यूब को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करता है कौन? तो सहायक सेल। हमने बताया कि 2 सहायक कोशिका होता है, अंड उपकरण के अंदर है। हमने आपको पहले बताया था कि भ्रूण कोश 7 कोशिकाओं से बना होता है और 8 केंद्रक होता है, जिसमें 3 कोशिकाओं के इस भाग में रखा गया जिसका नाम है अंड उपकरण। ये भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाले 3 कोशिकाओं का समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंड उपकरण बोलते हैं। इसके मध्य में एक अंड कोशिका होता है, क्या एग सेल होता है, अंड कोशिका होता है, और पार्श्व में 2 सहायक कोशिका होता है, और सहायक कोशिकाओं में पार्श्व हुक और फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। इसमें और सहायक कोशिका के कार्य क्या है भ्रूण कोश के अंदर? तो पहला कार्य है बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण, यानी अपने तरफ पोषण जो होता है अपने भ्रूण कोश के लिए खींचना। और दूसरा है प्राग नली को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव कौन करता है? तो सहायक कोशिका करता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि भ्रूण कोश के अंदर प्राग नली को आकर्षित करने वाला रसायनों का स्राव कौन कोशिका करता है? तो बताइएगा भ्रूण कोश का सहायक कोशिका। क्या? सहायक कोशिका। एक स्टार पॉइंट में भी लिखिएगा कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका से बड़ी होती है। अंड कोशिका सहायक कोशिका कितना है? तो 2 है। सहायक कोशिका से बड़ी होता है कौन बाबू? तो अंड कोशिका बड़ी होती है, और यह मादा युग्मक होता है। यह मादा युग्मक होता है। इसको समझिएगा, इस स्टार पॉइंट को आप समझिएगा। यह मेन है अंड कोशिका, एग सेल। कह रहा है कि अंड कोशिका यानी जो अंड उपकरण के अंदर अंड सेल है, यानी भ्रूण कोश के अंदर अंड सेल है, जो 2 सहायक सेल है, उससे बड़ी होता है कौन? तो अंड सेल।
और यह मादा युग्मक होता है। सहायक कोशिका को मादा युग्मक नहीं समझिएगा, कह रहा है यह मादा युग्मक होता है। तो कौन? तो अंड कोशिका है, यानी एक सेल है जो मेल गैमिट होता है। क्या? मेल गैमिट होता है। आपको अंड कोशिका यानी अंडा है जो ही ना मेल गैमिट होगा, और जो सहायक यानी हेल्प करने वाला मेल गैमिट हो सकता है? नहीं। तो यही कह रहा कि यह मादा युग्मक होता है। कौन? तो अंड कोशिका। अब हम लोग चलते हैं दूसरा भाग की ओर, जिसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका यानी प्रति व्यासांत कोशिका भी बोलते हैं। 3 भाग हैं। 3 पार्ट को पढ़ने के बाद यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लिए। अब दूसरा टॉपिक है प्रतिमुख। क्या? प्रतिमुख कोशिका। कोशिका जिसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। अब ये है क्या? तो ये भी भ्रूण कोश के, ये जो है आपको बताए ही हैं कि जो अंड उपकरण है ये जो बीजांड द्वार की तरफ होता है, और प्रतिमुख कोशिकाओं के अंदर जो 3 सेल है वो कहाँ होता है? तो निभाग की तरफ होता है, यानी बीजांड के निभाग की तरफ होता है। तो ये लिखिएगा कि ये भ्रूण कोश में निभाग की तरफ पाए जाने वाला 3 कोशिका होता है। सॉरी, मार्क नहीं हो रहा है। ये भ्रूण कोश में ये भ्रूणकोश में निभाग जो बीजांड का एक भाग है, निभाग की तरफ पाए जाने वाले, या वाला भी लिख सकते, पाए जाने वाला 3 कोशिका होता है। भ्रूणकोश के अंदर कितना सेल होता है? तो 7 सेल होता है, जिसमें हमने 3 सेल पढ़ा किसके? तो अंड उपकरण भाग में, और 3 सेल इसमें पढ़ेंगे जिसको नाम है प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल। और ये आकार और माप में भिन्न भिन्न होता है। ये जो तीनों सेल है प्रतिमुख कोशिका भाग के अंदर, ये सब अपने आप में अलग होता है। और जो पहले बताया है अंड उपकरण में, जो सब सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ये लिखिएगा, ये आकार और माप में एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। इसका आकार और माप सब तीनों कोशिकाओं के डिफरेंट होता है। क्या? डिफरेंट होता है। और इन कोशिकाओं के अंदर बहुत से एंजाइम पाया जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर बहुत से एंजाइम पाया जाता है पाया जाता है। जैसे में हम आपको लिखाएंगे, लिपिड एवं प्रोटीन। क्या? लिपिड एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। कह रहा है ये भ्रूणकोश में निभाग की तरफ पाए जाने वाला 3 सेल होता है, यानी 3 कोशिका होता है। ये आकार और माप में एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। और इन सेल के अंदर बहुत से एंजाइम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, सॉरी, लिपिड पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। प्रतिमुख कोशिकाओं यानी एंटीपोडल सेल के अंदर बहुत सारा एंजाइम, लिपिड एवं प्रोटीन पाया जाता है। क्या? प्रोटीन पाया जाता है। ये भ्रूण कोश की कायिक कोशिका, और लिखिएगा, ये भ्रूण कोश की
कायिक कोशिका, कायिक कोशिका और कहाँ तो बीजांडकाय और बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करने में सक्रिय योगदान करता है, करने में सक्रिय योगदान यानी हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? तो भ्रूण कोश में पोषण यानी कायिक कोशिका और बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करने में सक्रिय कौन करता है? ये प्रतिमुख कोशिकाएं जो 3 सेल हैं, ये कोशिकाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये कोशिकाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आपसे पूछेगा कोई कि भ्रूण कोश के अंदर जो सेल होता है वो कौन सा कोशिकाएं होता है जो जल्द ही समाप्त हो जाता है, तो आप बताइएगा कि प्रतिमुख कोशिका यानी इसके अंदर जो 3 सेल होता है वो जल्द नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। इसका यहीं तक है, यानी इतना ही है इसके अंदर। एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। ये भ्रूण कोश में निभाग की तरह पाए जाने वाले 3 सेल होता है। ये आकार और माप में क्या अलग अलग होता है और इन कोशिकाओं के अंदर बहुत से एंजाइम, लिपिड एवं प्रोटीन पाया जाता है। और ये भ्रूण कोश की कायिक कोशिका और बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करने में सक्रिय योगदान यानी हेल्प करता है। और ये कोशिकाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। अब हम लोग लास्ट इसका पार्ट बच रहा है जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। लास्ट कौन है? तो केंद्रीय कोशिकाएं हैं। हमने बताया कि भ्रूण कोश के अंदर 7 सेल होता है। क्या? 7 सेल, जिसमें हमने 6 सेल को तो पढ़ लिया, पहला भाग में पढ़ा, और दूसरा भाग में पहला भाग अंडोपकरण में 3 सेल पढ़ा, जिसमें पहला अंड कोशिका सेल था और 2 सहायक कोशिका था, और दूसरा भाग प्रतिमुख में जो तीनों के तीनों सेम है लेकिन इसका आकार और माप भिन्न भिन्न होता है। तो 6 हो गया, बच रहा है लास्ट यानी केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होता है? आप यहाँ बड़ी से समझ में ये नहीं बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा अंड कोशिका है, नहीं। अंड कोशिका यानी अंड उपकरण में हमने इसके अंदर हमने बताया कि अंड कोशिका जो है सहायक कोशिकाओं से बड़ा होता है। और यहाँ कह रहा है यह भ्रूण कोश के यानी भ्रूण कोश में ही सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो केंद्रीय कोशिका है। क्या? केंद्रीय कोशिका होती है जो भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है। जो भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है और इसमें 2 ध्रुवीय केंद्र, इसमें सेल नहीं बोल रहा है, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्र यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लिक एवं संग्रहित भोज्य पदार्थ एवं संग्रहित भोज्य पदार्थ
पाया जाता है, पाया जाता है। और इस प्रकार से एक प्रारूपी पुष्प के भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लियित यानी 8 केंद्रक एवं 7 कोशिकाएं होता है। क्या? 7 कोशिकाएं होता है। यहाँ करा यह भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपसे कोई सवाल पूछेगा यानी प्रश्न पूछेगा कि भ्रूणकोश की सबसे बड़ी सेल कौन है, तो बताइएगा केंद्रीय कोशिका यानी सेंट्रल सेल। और ये जो भ्रूणकोश के द्वारा घिरी होता है। अब मान लीजिए ये भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है और तो घिरी है, तो ये जो भ्रूणकोश का लेयर है तो यही सेल ना होगा बाबू। ये जो है ये सेल होगा और इसके अंदर है वो 6 सेल, 6 सेल यानी ये 3 सेल अंडुपकरण हो गया और ये 3 सेल मान लीजिए कि प्रतिमुख कोशिकाएं हो गया, एंटीपोडल्स हो गया। तो इसीलिए यहाँ यह भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो भ्रूणकोश के द्वारा घिरी होती है और इसमें 2 ध्रुवीय केंद्र होता है। क्या? 2 ध्रुवीय यानी पोलर न्यूक्लिक होता है और संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है किसमें? तो केंद्रीय कोशिकाएं में, केंद्रीय कोशिकाएं में। स्टार पॉइंट में लिखिएगा। इस प्रकार से एक प्रारूपी एक प्रारूपी पुष्पी पादप के भ्रूणकोश परिपक्व, क्या? परिपक्व होने पर 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होता है। ये लास्ट है, इसको कह रहा है इसमें कि इस प्रकार से एक प्रारूपी पुष्पी पादप के अंदर जो भ्रूणकोश यानी डेवलप हो जाता है यानी उसके योग हो जाता है, तो उसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होता है। जो हमने आपको 7 सेल को हमने आपको पढ़ा दिया है। 7 सेल को 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला है अंड उपकरण, दूसरा है प्रतिमुख और तीसरा है केंद्र कोशिका। पहला में 3 सेल है और दूसरा में भी 3 सेल है और लास्ट में सिर्फ 1 सेल है जो भ्रूणकोश का सबसे बड़ा सेल है। क्या? सबसे बड़ा सेल है। और जो भ्रूणकोश के द्वारा घिरा होता है और इसमें 2 ध्रुवीय केंद्र होता है। आपसे सवाल पूछेगा भ्रूणकोश की कौन कोशिकाएं में 2 ध्रुवीय केंद्र होता है, तो आप बताइएगा कि केंद्रकीय कोशिकाएं में। यानी केंद्र के बाद क्या रहा, तो केंद्र से ही केंद्रीय हो रहा है। समझे कि नहीं? तो आंसर दे दीजिएगा सेंट्रल सेल। अब हम आपको ये सब है जो आपको फिगर पार के दिखाएंगे भ्रूणकोश का। लास्ट में थोड़ा ये सब मिटाते हैं। टॉपिक तो समाप्त हो ही गया, दोनों गुरु बीजाणु जनन और भ्रूणकोश। ये है देखिए भ्रूणकोश जो एनसीईआरटी में है। ये मान लीजिए हम पढ़ते हैं, ये है भ्रूणकोश। ऐसा ही ना है? गलत थोड़ा पढ़ा सकता, कोई बात नहीं है। चलिए हो गया। अब हम लोग समझते हैं भ्रूणकोश में बताएं कि ये है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो पार्ट यहाँ जो 3 सेल है, पहला ये है,
दूसरा ये है, ये तीसरा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिमुख, क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं के अंदर 3 कोशिकाएं हैं जो ये आप लोग को मार्क कर रहे हैं, जो आप लोग को दिख रहा है। और ये जो कोशिका है जो सबसे बड़ा कोशिका है, क्या, भ्रूण कोश में सबसे बड़ा कोशिका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो केंद्रीय सेल बोलते हैं। केंद्रीय सेल बोलते हैं। ये कोशिका है, ये कोशिका है। और इसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्र हैं, जो आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये है जो ध्रुवीय केंद्र हैं। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ भी गोल ही पा रहे हैं सर, तो यहाँ भी गोल है। तो यहाँ गोल है, यहाँ सेल है, और यहाँ पे ये सेल है जो हम लोग मार्क कर रहे हैं। और इसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्र है, क्या, 2 ध्रुवीय केंद्र हैं। तो इसको बोलेंगे 2 ध्रुवीय केंद्र, और इसको बोलेंगे केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। और यहाँ पे देखिएगा सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका। तो ये जो सेल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंड कोशिका, क्या बोलेंगे, अंड कोशिका। अब ये जो सेल है, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। इस दोनों को मिला के क्या बनेगा, यानी अंड उपकरण, अंड उपकरण। तो ये कि इसके अंदर 3 हुआ, इसके अंदर भी 3 हुआ। और ये नीचे सा दिख रहा है, ये सब जो बोले ना कि ये अंड उपकरण है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है जीवद्रव्य तंतु से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय, समुच्चय। ये फिगर डायग्राम से आप लोग अच्छी तरीका से एनसीईआरटी बुक से अपने नोट्स में फिगर पा लीजिएगा। हम तो जैसे तैसे समझाने के लिए आपको पा रहे हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक। हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया इस क्लास के अंदर, गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस, और दूसरा भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक। एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, जो समझिएगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जो थोड़ा आपको बता देते हैं। आज तक की क्लास में जब से स्टार्ट किए हैं तब से हमने अभी तक आपको बता दें कि एनसीईआरटी में पहला जो चैप्टर है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन में, उसमें 5 टॉपिक है। पहला पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग है, जो हमने क्लियर कर लिया। और जो अभी पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर, यानी सेकंड टॉपिक के अंदर है, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इसके अंदर अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं, ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था। इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है, मेन है पुष्प यानी पुष्प। ये समझिएगा कि हमने अब पुष्प में मैं पढ़ा क्या, तो पुष्प में के जानवे करते हैं पुमांग और जयांग। पुमांग की इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। जयांग की इकाई को स्त्री केसर, स्त्री केसर, जिसको हम लोग अंडप भी बोल सकते हैं, क्या, अंडप भी बोल सकते हैं। और पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोश, परागकोश। और स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, तो अंडाशय, अंडाशय। और परागकोश के अंदर क्या होता है, तो लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। और अंडाशय के अंदर क्या होता है, तो गुरु बीजाणुधानी होता है, गुरु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, तो परागकण होता है, परागकण होता है। और गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, तो गुरु बीजाणु जनन, जनन। और इसके अंदर क्या होता है, तो भ्रूण कोश, क्या, भ्रूण कोश क्या होता है, तो भ्रूण कोश। सॉरी, यहाँ लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु
जनन और इसके अंदर होता है परागकण। यही है जो पुष्प के नर जनन यानी मेल गैमिट है, और पुष्प का मादा यानी फीमेल गैमिट कौन है, भ्रूणकोश है। तो हमने आपको पुमांग, पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, परागकण पढ़ा दिया। अब पुष्प के मादा जनन अंग में हम लोग वो भी जयांग, स्त्रीकेसर, अंडाशय, गुरु बीजाणु धानी भी पढ़ दिया। आज हम लोगों ने गुरु बीजाणु जनन और भ्रूणकोश टॉपिक यानी समाप्त कर दिया, यानी पुष्प का जो भाग था जो हम लोग आप आज के क्लास में यानी आखिरी क्लास में क्लियर कर दिए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये पुष्प के अंदर जो परागन होता है यानी पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी पुष्प को हम लोग जितना भी पार्ट है इसके अंदर जितना क्रिया होता है यानी प्रोसेस होता था वो सब हमने आज समाप्त कर दिया। यानी आज की क्लास है जो पुष्प के आखिरी क्लास है, और अगला में हम लोग इसी के अंदर जो पुष्प के पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होगा उसके ऊपर हम लोग अब चलेंगे। चलिए लास्ट है, लिख लेते हैं थैंक्स। अगला क्लास में हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे यानी परागन पढ़ेंगे। ये नहीं कि ये चैप्टर ही खत्म हो गया है, वो नहीं बोल रहे हैं।